नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। करीब 3 महीने बाद सीएम धामी की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक। नगर निकायों में आरक्षण के लिए एक्ट में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर लग सकती है मुहर। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने पिछले साल की आपदा प्रभावित स्थानों का किया निरीक्षण। भूषण ने मालन और सुखरो नदी पर हो रहे चैनलाइजिंग कार्य का निरीक्षण कर विभाग को कार्य में तेजी लाने के दिए निर्देश। रामनगर से पौड़ी गढ़वाल जा रही कार 150 मीटर गहरी खाई में गिरी। कार में सवार थे एक ही परिवार के 4 लोग। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, 5 महीने के बच्चे की मौत। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर हुई साफ। उपचुनाव के लिए कुल 5 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। 24 जून को होगी समीक्षा, 26 जून तक नाम वापसी, 10 जुलाई को मतदान, 13 जुलाई को मतगणना। और पहाड़ों की रानी मसूरी में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। गर्मी से मिली राहत, पर्यटक जमकर उठा रहे लुत्फ। मसूरी देहरादून मार्ग पर बारिश की वजह से भूस्खलन, पहाड़ी से गिर रहा मलबा। और अब खबरें विस्तार से। धामी कैबिनेट की बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज आयोजित होने जा रही है। नगर निकायों में आरक्षण के लिए एक्ट में संशोधन सहित कई महत्वपूर्ण निर्णयों पर इस दौरान मुहर लग सकती है। बता दें कि बैठक में वित्त, शिक्षा, स्वास्थ्य, आपदा और प्रबंधन, कृषि, कृषक कल्याण, शहरी विकास, राजस्व, महिला सशक्तिकरण सहित विभिन्न विभागों से संबंधित प्रकरणों पर निर्णय लिए जा सकते हैं। इससे पहले आचार संहिता लागू होने से पहले मार्च महीने में धामी मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी। ऐसे में विभागों में बजट खर्च में तेजी लाने के संबंध में भी बैठक में चर्चा संभावित है। आपको बता दें, धामी कैबिनेट की बैठक आज होनी है। इस दौरान बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लग सकती है। तकरीबन 3 महीने बाद आज धामी कैबिनेट की बैठक होगी, तो ये बैठक कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लगाने के मायनों में कई हिसाब से महत्वपूर्ण हो जाती है। सीएम धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक प्रस्तावित है, जो कि दोपहर 1 बजे होगी। आपको बता दें कि इस दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर मुहर लग सकती है। कई मायनों में ये बैठक खास होने वाली है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ एसएन पंत जी सीधा हमारे साथ ऑनलाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत सर, आज धामी कैबिनेट की बैठक होनी है। तकरीबन 3 महीने बाद ये बैठक प्रस्तावित हुई है, तो ऐसे में ऐसे कौन से महत्वपूर्ण फैसलों पर आज मुहर लग सकती है? बिल्कुल आकांक्षा, आपको बताना चाहूंगा, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक होगी और तकरीबन 1 बजे इसका समय मुकर्रर किया गया। और सबसे बड़ी बात है कि तकरीबन 3 महीने के बाद ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, क्योंकि 31 मार्च के बाद जो नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 2024-25 शुरुआत हुई थी, वो आचार संहिता के कारण उस दरमियान कोई भी कैबिनेट की बैठक नहीं हो पाई थी। लिहाजा 3 महीने के बाद कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, जिसमें सबसे बड़ी बात है कि जनता से जुड़े हुए मुद्दों को आधार बना करके बिंदुवार सिलसिले तरीके से 1.5 दर्जन से अधिक प्रस्तावों के आज पारित होने की उम्मीद है। जिसमें सबसे बड़ी बात है कि राज्य सरकार चाहती है आचार संहिता के दरमियान जो विकास के कार्य ठप्प हो चुके हैं, यानी जिनमें बजट या नीतिगत फैसले नहीं ले पाई थी सरकार, उन तमाम फैसलों को आज कैबिनेट की बैठक में हरी झंडी देकर के आगे की तरफ बढ़ाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर के विकास की योजनाओं पर खर्च होने वाले वित्त विभाग के प्रस्तावों को आज हरी झंडी दी जाएगी। इसके अलावा जो आचार संहिता के दरमियान तमाम विभागों के जो प्रस्ताव लंबित थे, उन प्रस्तावों पर भी आज हरी झंडी मिलेगी। और इसके साथ ही साथ खेल, युवा कल्याण विभाग के अलावा शिक्षा विभाग के प्रस्ताव हैं, उत्तराखंड पावर सेक्टर के प्रस्ताव हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एमएसएमई सेक्टर में प्रस्ताव है। और सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड सरकार ने जो इन्वेस्टर समिट की थी, उसके बाद से लेकर के बड़ी बड़ी कंपनियां उत्तराखंड में ग्राउंड पर अब अपना काम शुरू करने जा रही है, उसको लेकर के भी कैबिनेट में जो भी वन विंडो सिस्टम के जरिए जो सहूलियतें कंपनियों को, ये बड़े कारोबारियों को दी जा सकती है, उसमें भी रियायत देने के लिए आज कैबिनेट अपना निर्णय लेगी। तो कुल मिलाकर के आज की कैबिनेट
जो है वो काफी महत्वपूर्ण है और इस महत्वपूर्ण कैबिनेट में काफी अहम फैसले आज उत्तराखंड से संबंधित में राज्य सरकार लेने जा रही है। जी एसएन पंसर, तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि आज की जो बैठक होने वाली है वो आम जनता की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होगी। बिल्कुल, देखिए आज जो भी फैसले लिए जाएंगे, अगर जो विकास कार्यों से संबंधित बजट को खर्च करने के जो फैसले लिए जाएंगे उसका सीधा सरोकार जनता से जुड़ा हुआ, क्योंकि विकास की जो योजना है, चाहे वो सड़क बनाने का की बात हो, डामरीकरण की बात हो, नई सड़क के कटिंग की हो, जो बजट रिलीज करने के साथ साथ जल संस्थान या पेयजल विभाग के पेयजल लाइनों के नवीनीकरण की बात हो, या फिर इस तरीके से जो एमएसएमई सेक्टर में नए कारोबारियों को लैंड यूज चेंज करना या लैंड यूज बदलने के साथ साथ उन्हें लीज पर देना, ये तमाम बातें नीतिगत के तौर पर थी जो आचार संहिता के कारण सरकार डिसीजन नहीं ले पा रही थी। अब कैबिनेट की बैठक के जरिए इस पर मंत्रिमंडल अपना निर्णय लेगा और उसके बाद व्यवस्थाएं विभागीय अधिकारियों के जरिए या विभाग के जरिए सरलीकरण के तहत लागू कर दी जाएंगे। तो कुल मिलाकर के आज के फैसलों पर जनता की छाप सीधे तौर पर दिखेगी। बहुत बहुत धन्यवाद एसएन पंसर हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो आप सभी को बता दें कि आज दोपहर 1 बजे सचिवालय में सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट मीटिंग होनी है, जहां पर कई महत्वपूर्ण बड़े फैसले लिए जाएंगे। इसके साथ ही बात करें अगर उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट की, तो उस समिट के बाद से जो कंपनीज उत्तराखंड में इन्वेस्ट करना चाहती हैं उनको लेकर भी आज कई फैसले लिए जाएंगे। इसके साथ ही बात चाहे शिक्षा विभाग की हो, चाहे लघु उद्योग विभाग की हो, सभी महत्वपूर्ण फैसलों पर आज मोहर लग सकती है। इसका मतलब कहा जा सकता है कि आज की जो बैठक है कैबिनेट की, ये आम जनता की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि उत्तराखंड में उपद्रवियों के लिए कोई जगह नहीं है। उपद्रव दंगा करने वाले और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के लिए दंगारोधी कानून बनाया गया है। इसके साथ ही साथ लैंड जिहाद और बाहरी राज्यों के लोगों के वेरिफिकेशन ड्राइव को लेकर सीएम धामी भी सख्त नजर आ रहे हैं। सीएम धामी की सख्ती का असर अब नजर आने लगा है और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से इसको लेकर एक्टिव है। और इसी के साथ अब आपको सीधा ले चलते हैं जयपुर, जहां पे मुख्यमंत्री निवास पर सीएम भजनलाल शर्मा का अभिनंदन हो रहा है। आपको बता दें कि महिलाओं के आरक्षण को 30% से 50% करने को लेकर महिलाएं सीएम धामी का अभिनंदन करने के लिए पहुंची हैं। मुख्यमंत्री आवास पर उनका स्वागत किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। आप सभी को बता दें सामाजिक संगठनों और महिलाओं द्वारा सीएम भजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया जा रहा है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में महिलाओं को 50% आरक्षण करने के लिए उनका धन्यवाद देने के लिए महिलाएं वहां पर पहुंची हैं और उनका अभिनंदन कर रही हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं जयपुर से, जहां सीएम आवास पर सीएम भजनलाल शर्मा का अभिनंदन किया जा रहा है। उनका आभार जताया जा रहा है महिलाओं को लेके, महिला सशक्तिकरण के फैसले पर जो उन्होंने एक कदम बढ़ाया है, महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने तृतीय शिक्षक भर्ती परीक्षा में महिलाओं का आरक्षण 30% से बढ़ाकर 50% करने का जो फैसला लिया है, इस फैसले के चलते कई सामाजिक संगठन और महिलाएं सीएम का अभिनंदन और आभार प्रकट करने के लिए सीएम हाउस पहुंची है, जहां ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उन सबका हम यहाँ पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। इसलिए ऐतिहासिक है क्योंकि राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए जिस तरह के फैसले लिए हैं और उन फैसलों का पिछले 6 महीने में जिस तरह का प्रगटीकरण राजस्थान में हुआ है, उसी कारण पूरे प्रदेश की महिला शक्ति आज मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन कर रही है। आज न केवल शिक्षक भर्ती परीक्षा में 50% आरक्षण देकर महिलाओं को मजबूती प्रदान करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, बल्कि जिस दिन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, नारी के सम्मान और नारी के सशक्तिकरण के लिए श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार ने मिलकर जबरदस्त काम किया है। कौन नहीं जानता कि पिछली सरकार के समय में यहाँ राजस्थान में अपराध की क्या स्थिति थी। अपराध की स्थिति को रोकने के लिए पहले फैसले के रूप में संगठित अपराध के खिलाफ जिस तरह एंटी गैंगस्टर फोर्स का निर्माण किया, वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। हमारी जितनी परीक्षाएं यहाँ पर होती थी, 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, 70 लाख अभ्यर्थी उसमें प्रभावित हुए, उनको न्याय नहीं मिला।
वो सड़कों पर लड़ती रही, हमारी बहनों के ऊपर लाठियां चलती रही। अगर उनको न्याय देने का काम किसी ने किया तो माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया। इन्होंने केवल 6 महीने के भीतर तो ऐसे दुर्दांत अपराधी जिन्होंने पेपर लीक करके आप सब लोगों का भविष्य बर्बाद किया था, उनको पकड़ पकड़ कर सलाखों के पीछे डालने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। मुख्यमंत्री जी ने किया, हमारी पानी की समस्या को खत्म करने का काम किया, महिलाओं के हित के लिए प्रत्येक काम करने का काम राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने किया और मील का पत्थर साबित हुआ है जो फैसला हुआ। आप सब लोगों से इस बात की अपील है कि यशस्वी मुख्यमंत्री जी आप सब लोगों को ताकत देने के लिए, क्योंकि सब मानते हैं कि जो नारी मजबूत होती है तो वो पुरुष की तुलना में एक परिवार को, समाज को, देश को ज्यादा मजबूत करती है। इससे सबसे पहले उसको मजबूत करने के लिए कदम उठाए, इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेवारी है कि ऐसे यशस्वी मुख्यमंत्री जिन्होंने साहसिक फैसला लिया है उनका अभिनंदन तो हम कर रहे हैं, उनके साहसिक फैसले का सम्मान के साथ प्रचार प्रसार भी होना चाहिए। हर व्यक्ति के पास से बात जानी चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तरीके से सब लोगों को साधने के लिए, नारी शक्ति को साधने के लिए, मजबूत करने के लिए जो फैसला किया है उसकी जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को होनी चाहिए। इसलिए आप सब लोगों से अपील है कि आप सब लोग तो यहाँ से जाए तो अपने सोशल मीडिया अकाउंट से, अपने ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, जितने आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं उन सब पे माननीय मुख्यमंत्री जी के इस साहसिक फैसले के जो आप अभिनंदन करने आई है इसका जिक्र भी करिए, इसका प्रचार प्रसार भी करिए। आप सब लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आदरणीय डॉक्टर मंजू बागमार जी, महिला एवं बाल विकास मंत्री जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे हमारा प्रेरणा। सभी को नमस्कार। आज इस कार्यक्रम के अंदर मंच पर विराजमान हमारे यशस्वी और ऊर्जावान मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय भजनलाल जी शर्मा साहब, साथ में हमारी राजसमंद से विधायिका आदरणीय दीप्ति जी और हमारे साथ में हमारे प्रदेश में जिन्होंने संगठन में लंबे समय तक काम किया, ऐसे हमारे लक्ष्मीनाथ जी भारद्वाज साहब और हेमलता जी शर्मा। आज जो सभी यहाँ पर हमारी बहनें उपस्थित हुई है और हमारी जो छात्राएं, बच्चियां यहाँ उपस्थित हुई है, उन सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले तो मैं आज जो हम लोग सब यहाँ आज जिस कार्यक्रम के लिए और जिस उद्देश्य के लिए एकत्रित हुए हैं, आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय जिन्होंने एक हमारी नारी शक्ति को मजबूत करने की दिशा में, बल्कि मैं तो ये कहूंगी कि आजादी के बाद राजस्थान के इतिहास में पहली बार ये हुआ है जब हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय ने हम महिलाओं के लिए इतना बड़ा आरक्षण दिया जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। आज तक हम यही करते आए कि महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कदम उठाया, महिलाओं को सशक्त किया गया, लेकिन वास्तव में यदि महिलाओं को सशक्त करने का काम यदि कोई किया है, महिलाओं को शक्ति और शिक्षा देकर यदि उन्हें सशक्त करने का काम यदि किया है, तो हमारे यशस्वी और हमारे ऊर्जावान प्रधानमंत्री महोदय आदरणीय शर्मा जी का मैं हम सबकी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगी, बहुत बहुत आभार ज्ञापित करना चाहूंगी। आज हमारी महिलाएं जो है आधी आबादी, हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम आधी आबादी, और आधी आबादी का मतलब है कि 50% हमें रिजर्वेशन देना चाहिए, क्योंकि अब जैसे देखा जाए तो मैं ऑफिशियली बात करूं कि महिलाओं की घर में भी जो है हम महिलाओं की ही चलती है और पुरुषों पर भी जो है पूरा अधिकार रखते हैं। हमारी बच्चियां भी यहाँ पर आज है, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि जब 50% वो वास्तव में जिन्होंने हमें समझा है और हमें जो अधिकार दिया, हमें सशक्त करने का, जब नारी सशक्त होगी तो विकसित राजस्थान होगा। और इस सब के अंदर हमारी एक महत्वपूर्ण भूमिकाओं को यदि किसी ने रिकॉग्नाइज किया है तो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया है। इसलिए मैं इस अवसर पर बहुत हम सबकी ओर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूंगी। आज हमारी जो महिलाएं और हमारी जो छात्राएं यहाँ पर उपस्थित हुई है, जिन्होंने वास्तव में जो है इस चीज को रिकॉग्नाइज किया है कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने हमारे लिए कितनी बड़ी सौगात दी है। अभी जैसे भारद्वाज जी बता रहे थे कि इस विषय को हमें जो है प्रचार प्रसार करने की जरूरत है। वैसे तो हर महिला जो है सशक्त हुई है, हर महिलाओं को ये पता चला है कि आज हमारे राजस्थान के अंदर हमारे
इम्पोर्टेंस हुई है। हम महिलाओं को जो है जितने अधिकार और जितना सशक्त करने का वास्तव में जो प्रयास किया गया है, वो आज आजादी के बाद में पहली बार राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री महोदय द्वारा इतना बड़ा कदम उठाया गया। निश्चित रूप से हम सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग इस चीज को जो है हम पूरी तरह से जो है हर महिला तक, क्योंकि हर महिला जो है चाहे वो गांव में बैठी हुई हो, चाहे लास्ट स्टेज पर बैठी हुई महिला हो, जिनके पास हमारी योजनाओं की जानकारी नहीं हो या जिन्हें पता नहीं हो, उन महिलाओं तक भी हमें ये पहुंचाने की जरूरत है कि राजस्थान के अंदर पहली बार इस तरह के 50% आरक्षण का निर्णय लिया है। और अब वो समय आ गया है जब राजस्थान के अंदर जो है हम महिलाओं को वास्तव में जो है हम सशक्त होंगी और हमारे आगे राजस्थान के विकसित राजस्थान के अंदर हम लोग जो है उसके अंदर किस तरह से अपना योगदान दे सकती है। एक हर महिला की जब हम लोग पढ़ते हैं तो हमारी इच्छा होती है, या हर व्यक्ति जो है आत्मनिर्भर होने की इच्छा रखती है कि हम लोग जो है आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। अब आत्मनिर्भर होने के बाद में अभी आपने देखा होगा कल परसों या 2 दिन पहले से लगातार मुख्यमंत्री महोदय यही कह रहे हैं कि अब नई नई भर्तियां आने वाली है। हर बार जो है आप लोगों को निराशा नहीं होगी, बल्कि भर्तियों के अंदर और जब उसके अंदर अपने को जब आरक्षण दिया गया है तो निश्चित रूप से जो है हम महिलाएं आगे बढ़ेंगी। आप देखिए अभी नहीं बल्कि जब से अभी जैसे भारद्वाज जी ने बताया कि जिस दिन से माननीय भजन लाल जी शर्मा साहब ने जिस दिन से मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और पिछले 5 सालों के अंदर जिस तरह से हमारी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए और 5 सालों से हम लोग की सड़कों पर कहते आए कि हमारे महिलाओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, हमारे पेपर लीक हो रहे हैं, और मुख्यमंत्री महोदय ने मुख्यमंत्री की शपथ लेते ही हम महिलाओं के ऊपर जिस तरह से उन्होंने जो है टास्क फोर्स का गठन किया गया है और तुरंत उसके ऊपर त्वरित न्याय की जो बात करी थी कि किसी भी महिलाओं को जो है अब किसी भी तरह का अत्याचार का सामना नहीं करना पड़ेगा, और यदि किसी तरह की कोई घटना घटित होती है तो तुरंत मुख्यमंत्री महोदय उसके ऊपर तुरंत एक्शन ले रहे हैं, उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो हम सबको जो है डरने की जरूरत नहीं है और हम सबको यही देखना है कि किस तरह से हम जो है विकसित राजस्थान के अंदर अपना योगदान दे सकते हैं और हम आत्मनिर्भर होकर जिस तरह से नारी को सशक्त करने के अंदर उनको शक्ति और शिक्षा और बल्कि रोजगार के अंदर भी आत्मनिर्भर बनाने में हमारे मुख्यमंत्री महोदय ने जिस तरह से हमें आरक्षण का लाभ दिया है, मैं तो कहूँ जिसकी जितनी तारीफ की जाए और जो सराहनीय कदम उठाया जाए, जिसकी उनकी जितनी बुरी बुरी प्रशंसा की जाए और जितना उनका प्रचार प्रसार किया जाए उतना ही जो है बहुत है। तो मैं आप सब लोगों से यही कहना चाहूंगी और मैं अपनी बात जो है दो लाइनों में खत्म करना चाहूंगी। आप सब लोगों को यही कहना चाहूंगी कि हम चलेंगे तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, हम चलेंगे तो आंधियां तूफान खुद ही चल पड़ेंगे, सागरों की क्या बात करें हिमगिरी सलीके ढल पड़ेंगे। ये दिशाएं पथ रोक लेगी मेरा, ये दिशाएं पथ रोक लेगी मेरा, हम चलेंगे तो सूरज क्या दीप या सूरज हजारों चल पड़ेंगे। इसी दिशा में ये हमारे मुख्यमंत्री महोदय के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठती है कि जिस तरह से वो कदम बढ़ा रहे हैं, आगे कदम बढ़ा रहे हैं, सूरज की तरह हम लोग सब दीप बनकर उनका साथ के साथ में कदम बढ़ाएंगे और उनको जो है उनकी हौसला अफजाई करते रहेंगे। और इसी के साथ अगली खबर उत्तराखंड से है, जहां विधानसभा अध्यक्ष और कोटद्वार विधायक ऋतु खंडूरी भूषण ने पिछले इस वर्षा ऋतु के दौरान आपदा से ग्रसित स्थानों पर पहुंचकर सुरक्षा और निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। पिछले साल त्रासदी से सबक लेकर इस साल की तैयारी कई महीने पहले से ही शुरू कर दी गई। मालन और सुखरो नदी पर हो रहे चैनलाइजिंग कार्य का निरीक्षण कर विभाग को कार्य में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए। बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों को लेकर तस्वीर लगभग साफ हो गई है। उपचुनाव के लिए कुल 5 प्रत्याशियों ने नामांकन किया है। रिटर्निंग ऑफिसर आर.के. पांडे के मुताबिक उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन 4 प्रत्याशियों ने नामांकन प्रपत्र जमा किए। इसमें कांग्रेस के उम्मीदवार लखपत सिंह, सैनिक समाज पार्टी के हिम्मत सिंह नेगी, निर्दलीय प्रत्याशी नवल किशोर खाली और बच्ची राम शामिल है। तो वहीं बीजेपी के उम्मीदवार राजेंद्र सिंह भंडारी एक दिन पहले ही अपना नामांकन कर चुके हैं। आपको बता दें कि आगामी 24 जून को नाम निर्देशन पत्रों की समीक्षा की जाएगी और 26 जून तक नाम वापस लिया जा सकता है। उपचुनाव के लिए विधानसभा बद्रीनाथ सीट पर 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को मतगणना होनी है।
फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।